कभी ऐसा हुआ है कि किसी खूबसूरत सूर्यास्त को देखकर एक गहरी शांति महसूस हुई हो, और फिर उसी के उलट किसी विशाल पहाड़ या तूफानी समंदर को देखकर एक अजीब सा रोमांच, थोड़ा डर और खुशी का मिला-जुला सा एहसास। ये दोनों ही अनुभव बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन है एक दूसरे से बिल्कुल अलग। आज हम इन्हीं दो भावनाओं के पीछे के दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे, और वो भी महान दार्शनिक इमैनुअल कांट के नजरिए से, सुंदर यानी ब्यूटीफुल और उदात यानी सबलाइम। और ये सुनने में जितना आसान लगता है, असल में ये कांट के सबसे गहरे और मुश्किल विचारों में से एक है। बिल्कुल। और आज की हमारी ये गहरी बातचीत एक फिलोसॉफिकल राइटिंग पर आधारित है, जो कांट की मशहूर किताब क्रिटिक ऑफ जजमेंट के इन्हीं आइडियाज को सुलझाने की कोशिश करती है। हमारा मकसद बस ये समझना है कि ये दो अनुभव हमारे बारे में, हमारे दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में क्या बताते हैं। और ये एक दिलचस्प सफर है, क्योंकि कांट ने भी इन विचारों को धीरे धीरे विकसित किया। मतलब शुरू में उनके विचार काफी सीधे सरल थे, लेकिन बाद में वो बहुत गहरे उतर गए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे आसान वाला वर्जन क्या था? कांट ने इन दोनों में फर्क कैसे करना शुरू किया? अपने शुरुआती दिनों में कांट ने बहुत सरल रोजमर्रा के उदाहरण दिए। जैसे उन्होंने कहा कि दिन सुंदर है। दिन सुंदर है, ठीक है, क्योंकि वो शांत है, साफ है, जबकि रात उदात है। रात उदात है, क्यों? क्योंकि वो रहस्यमयी है, विशाल है और हमें थोड़ा क्या कहते हैं, सोचने पर मजबूर करती है। सुंदरता हमें अपनी ओर खींचती है, मोहित करती है, जबकि उदात्त का अनुभव हमें अंदर तक हिला देता है, मतलब रोंगटे खड़े कर देता है। ये तो काफी सीधा है, दिन का उजाला और रात का अंधेरा। हाँ, और उन्होंने इसे और आगे बढ़ाया। उन्होंने यहां तक कहा कि सुंदरता में कुछ स्त्रैण गुण होते हैं। अच्छा, वो नाजुक है, आकर्षक है, और उदात्त में मर्दाना गुण होते हैं। वो शक्तिशाली है, भव्य है। अच्छा, ये मर्दाना स्त्रैण वाली बात आज के समय में थोड़ी अजीब लग सकती है, पर मैं उनके बीच का बुनियादी फर्क समझ पा रही हूँ। एक तरफ सुकून देने वाली चीज है, और दूसरी तरफ थोड़ी डराने वाली, लेकिन फिर भी अपनी ओर खींचने वाली। पर यह तो बहुत सतही लगता है। यकीनन कांट जैसा दार्शनिक सिर्फ यही नहीं रुका होगा। बिल्कुल नहीं, ये तो बस ट्रेलर था। असल कहानी तो उनकी किताब क्रिटिक ऑफ जजमेंट में शुरू होती है। वहां उन्होंने ये पूछना शुरू किया कि क्यों दिन सुंदर क्यों लगता है और रात उदात क्यों लगती है। हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है कि ये दो अलग अलग अनुभव पैदा होते हैं। हाँ, ये हुई ना मुद्दे की बात। तो उन्होंने क्या पाया, हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है? यहाँ उन्होंने दो बहुत बड़े और गहरे फर्क बताए। पहला फर्क डिजाइन के एहसास से जुड़ा है। जब हम किसी फूल को या एक परफेक्ट लैंडस्केप को देखते हैं, तो वो हमें इतना संतुलित और सुसंगत लगता है, मानो किसी ने उसे बड़े ध्यान से किसी खास मकसद से डिजाइन किया हो। हमें वो मकसद पता नहीं होता, पर उसका वो परफेक्ट होना ही हमें खुशी देता है। ये सुंदरता का अनुभव है। ठीक है, तो सुंदरता बाहर की किसी चीज के परफेक्ट डिजाइन को सराहने जैसा है, और उदात्त का अनुभव किसी बाहरी डिजाइन से नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर की ताकत के एहसास से जुड़ा है। ये तब होता है जब हम किसी ऐसी चीज का सामना करते हैं जो डिजाइन या किसी भी नियम कानून से परे लगती है, विशाल, अराजक, शक्तिशाली। उसे देखकर हमारा दिमाग उस बाहरी चीज के बारे में नहीं, बल्कि अपनी ही क्षमताओं के बारे में सोचने लगता है। वाह, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। तो एक अनुभव वस्तु के बारे में है और दूसरा अनुभव खुद हमारे बारे में। सुंदरता कहती है, देखो ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, और उदात्त कहता है, देखो इस दुनिया के सामने तुम क्या हो और तुम्हारा दिमाग क्या कर सकता है। आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा है, और यहीं से दूसरा बड़ा फर्क निकलता है, प्रकृति और आजादी के बीच का। सुंदरता अक्सर प्रकृति के तय रूपों से जुड़ी होती है। एक फूल, एक पक्षी, एक नदी, ये चीजें सीमाओं में बंधी हैं। लेकिन उदात्त का अनुभव हमें सीमाओं के पार ले जाता है। ये अक्सर रूपहीन, असीम चीजों से होता है, जैसे अनंत आकाश या तूफानी महासागर। यह अनुभव हमें हमारी शारीरिक सीमाओं का एहसास कराता है, लेकिन साथ ही हमारे सोचने की आजादी, हमारे तर्क की शक्ति का भी एहसास कराता है। लेकिन इससे एक सवाल खड़ा होता है, अगर उदात्त का अनुभव मेरे दिमाग में हो रहा है, तो क्या ये पूरी तरह से व्यक्तिगत है? मतलब मान लीजिए मैं न्यूयॉर्क जाकर किसी गगनचुंबी इमारत को देखती हूँ और मुझे वो उदात्त लगती है, लेकिन मेरे दोस्त को कुछ खास नहीं लगता, तो क्या हम दोनों सही हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है, और कांट ने इसका बहुत ही दिलचस्प जवाब दिया। उनका कहना था कि उदात्तता उस इमारत या उस पहाड़ में नहीं है। अच्छा,
हाँ, वो रिस्कू अपने आप में उदात्त नहीं है। वो तो बस एक अवसर है, एक ट्रिगर जो हमारे अंदर उस भावना को जगाता है। तो वस्तु सिर्फ एक बहाना है, एक तरह से, हाँ। और इसीलिए ये जरूरी नहीं कि जो अवसर मेरे लिए काम करे वो आपके लिए भी करे। कांट ने एक मजेदार उदाहरण दिया, एक अनुभवी नाविक के लिए जो समंदर थोड़ा अशांत है वो उसके लिए रोज का काम है, लेकिन किनारे पर सुरक्षित खड़े एक आम इंसान के लिए वही लहरें उदात्त का अनुभव बन सकती हैं। बिल्कुल जाहिर है, जो नाविक तूफान के बीच में है वो कांट का दर्शन नहीं सोचेगा, वो तो बस अपनी जान बचाने की सोचेगा। तो आपका सुरक्षित होना भी जरूरी है। बिल्कुल। तो जब हम कहते हैं कि ये पहाड़ उदात्त है, तो हम असल में पहाड़ पर कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं। हम अपनी ही दिमागी क्षमता के बारे में एक बयान दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मैं इस विशालता और शक्ति को महसूस करने और उस पर विचार करने में सक्षम हूं। ये निर्णय हमारे अपने मन के बारे में है। ठीक है, अब ये पहेली सुलझ रही है, पर मैंने सुना है कि कांट ने इस उदात्त के अनुभव को भी दो अलग-अलग हिस्सों में बांटा था, जैसे इसके भी दो स्वाद हो। हाँ, और ये दोनों प्रकार हमारे दिमाग की दो अलग-अलग ताकतों की परीक्षा लेते हैं। पहला है गणितीय उदात्त। गणितीय उदात्त? इसका लेना देना किसी चीज की विशालता से है, उसके आकार से, जो इतना बड़ा हो कि हमारा दिमाग उसे एक बार में समझ ही ना पाए। जैसे तारों से भरा आकाश? या पहली बार ग्रैंड कैनियन को देखना। बिल्कुल। जब हम ग्रैंड कैनियन को देखते हैं तो हमारी कल्पना यानी इमेजिनेशन कोशिश करती है कि उसकी पूरी तस्वीर एक बार में बना ले। वो टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करती है, ये चट्टान, वो खाई, वो नदी। लेकिन वो इतनी विशाल है कि हमारी कल्पना हार मान लेती है। वो हाँफने लगती है और कहती है, ये मेरे बस का नहीं है। एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब है। मतलब जब मेरा दिमाग किसी चीज को देखकर हार मान लेता है तो मुझे खुशी होती है। आमतौर पर तो हार मानने पर फ्रस्ट्रेशन होती है। ये खुशी कहाँ से आ रही है? बेहतरीन सवाल। फ्रस्ट्रेशन होती है, पर सिर्फ एक पल के लिए। ठीक उसी पल जब हमारी कल्पना हार मानती है, हमारे दिमाग का दूसरा ज्यादा शक्तिशाली हिस्सा सामने आता है, हमारा तर्क यानी रीजन। अच्छा। तर्क कहता है, कोई बात नहीं कि तुम्हारी कल्पना इसे देख नहीं पा रही। मैं इस पूरी विशालता को एक विचार के रूप में सोच सकता हूं। मैं अनंत की अवधारणा को समझ सकता हूं। ये एहसास कि हमारा तर्क हमारी इंद्रियों और कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, हमें एक अलग ही स्तर की खुशी और सम्मान का भाव देता है। बिल्कुल, ये अपनी ही दिमागी ताकत पर गर्व करने जैसा है। अरे वाह! तो ये वो एहसास है जैसे आप किसी साइंस फिक्शन फिल्म में ब्रह्मांड का नक्शा देखते हैं और आपका दिमाग चकरा जाता है, लेकिन फिर भी आप उस ब्रह्मांड के विचार को समझ पाते हैं। वो खुशी अपनी ही समझ की जीत की खुशी है। एकदम सही। अब दूसरा प्रकार है गतिशील उदात्त। गतिशील उदात्त? इसका लेना देना आकार से नहीं, बल्कि प्रकृति की अपार शक्ति से है। एक भयंकर तूफान, एक ज्वालामुखी, एक गरजता हुआ महासागर। और यहाँ भी वही शर्त लागू होती है कि हम सुरक्षित दूरी पर हो। हाँ, ये सबसे जरूरी है। अगर आप तूफान में फंसे हैं तो वो सिर्फ डर है, उदात्तता नहीं। लेकिन जब आप एक सुरक्षित खिड़की से उस तूफान को देखते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी शारीरिक लाचारी का एहसास होता है। आप जानते हैं कि प्रकृति की ये ताकत आपको एक पल में खत्म कर सकती है। तो फिर इसमें खुशी की बात क्या है? खुशी इस एहसास से आती है कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं हैं। उसी पल आपको अपनी आंतरिक शक्ति का भी एहसास होता है। आपको लगता है कि ये तूफान मेरा शरीर तो खत्म कर सकता है, लेकिन मेरे सोचने की, सही गलत का फैसला करने की ताकत को नहीं छू सकता। प्रकृति हमारे भौतिक अस्तित्व पर हावी हो सकती है, लेकिन हमारे नैतिक और तार्किक अस्तित्व पर नहीं। ये अपनी आजादी और अपनी आंतरिक मजबूती का एहसास ही गतिशील उदात्त का अनुभव है। ये तो वाकई एक गहरा और शक्तिशाली विचार है। तो एक तरफ है सुंदरता, जो शांत है, सुकून देने वाली है, जिसमें सब कुछ अपनी जगह पर सही लगता है, और दूसरी तरफ है उदात्त, जो एक तरह का मानसिक तूफान है, एक संघर्ष है, जिसमें हमारा दिमाग अपनी ही सीमाओं को लांघ जाता है। क्या ये दोनों रास्ते हमेशा अलग-अलग ही रहते हैं या कहीं जाकर मिलके भी हैं? कांट का मानना था कि ये दार्शनिक भेद हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये अक्सर एक दूसरे में घुले मिले होते हैं। उन्होंने कहा कि उदात्त की प्रस्तुति को भी सुंदर होना चाहिए, वरना वो अनुभव सिर्फ जंगली, डरावना या बेढंगा लगेगा। अच्छा। उसमें एक कलात्मकता होनी चाहिए ताकि हम उसकी सराहना कर सकें। एक बेतरतीब शोर उदात्त नहीं है, लेकिन एक शक्तिशाली संगीत जिसमें एक संरचना हो, वो उदात्त हो सकता है। और क्या सुंदरता में भी उदात्त का कोई अंश हो सकता है? हाँ बिल्कुल। सुंदरता अपने सबसे ऊंचे रूप में उदात्तता का एक तत्व रखती है। कांट इसे सुंदरता का आदर्श कहते हैं।
सुंदरता का आदर्श। जैसे प्राचीन यूनानी मूर्तियों को देखें, वो सिर्फ शारीरिक रूप से सुंदर नहीं है, उनमें एक ऐसी गरिमा और भाव है जो हमें इंसानियत, नैतिकता, इन ऊंचे विचारों की ओर ले जाता है। वो सुंदरता हमें सिर्फ देखने में अच्छी नहीं लगती, बल्कि हमें कुछ बड़ा सोचने पर मजबूर करती है। तो अंत में दोनों का लक्ष्य एक ही है? एक तरह से हाँ। कांट के अनुसार सुंदर और उदात्त दोनों ही हमारे तर्क के महान विचारों जैसे आज़ादी, अनंतता, नैतिकता को एक ऐसा रूप देने की कोशिश है जिसे हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकें। कांट इस पूरी प्रक्रिया को कविता कहते हैं, चाहे वो कला के जरिए हो, प्रकृति के अनुभव के जरिए हो या किसी वैज्ञानिक खोज के जरिए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये कह सकते हैं, सुंदरता का अनुभव हमारी कल्पना और हमारी समझ के बीच एक आरामदायक, एक सामंजस्यपूर्ण खेल है। सब कुछ फिट बैठता है और ये हमें एक शांत चिंतन की स्थिति में ले जाता है। बिल्कुल। और इसके उलट उदात्त का अनुभव हमारी कल्पना और हमारे तर्क के बीच एक संघर्ष है, एक तनाव है। इसमें हमारी कल्पना पहले हारती है, लेकिन फिर हमारा तर्क जीतता है। ये हमें पहले हमारी सीमाओं का एहसास कराता है और फिर तुरंत ही हमारी उन सीमाओं को पार करने की शक्ति का। ये कोई शांत अवस्था नहीं, बल्कि एक मानसिक आंदोलन है, एक रोमांचक यात्रा है जो हमें हमारी चेतना की गहराइयों से मिलवाती है। ये अद्भुत है। ये विचार सिर्फ कला या प्रकृति को देखने का हमारा नजरिया ही नहीं बदलते, बल्कि ये हमें खुद को समझने का एक नया तरीका देते हैं। जब हम अगली बार किसी विशाल चीज को देखकर हैरान होंगे, तो हम जानेंगे कि हम असल में अपनी ही दिमागी शक्ति पर हैरान हो रहे हैं। और यहीं पर यह चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है। स्रोत में एक जगह कहा गया है कि उदात्त वो पॉइंट है जहां कला और दर्शन एक दूसरे से अलग होते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि महान कला हमेशा दार्शनिक सवाल उठाती है? और क्या सबसे गहरा दर्शन, जब वो हमें अपनी सीमाओं के पार सोचने पर मजबूर करता है, तो वो अपने आप में एक आकलात्मक या उदात्त अनुभव बन जाता है? आज के दौर में जहां कला, टेक्नोलॉजी और विचार इतने जटिल हो चुके हैं, सुंदर और उदात्त के बीच की ये महीन रेखा उन्हें समझने में हमारी कैसे मदद कर सकती है?